नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1 to 1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। 1 to 1 के आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में है वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, उनको आप सब जानते हैं। जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी, वो एक ऐसी उम्मीद की किरण बन के आए और 18 साल के बाद ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर कैडर का एक पुलिस ऑफिसर जो है वो डीजीपी बना था और उसके बाद जो लोगों की उम्मीद थी उसको जो है वो पूरा भी किया उन्होंने। हमारे साथ आज कुलदीप हुड्डा हैं हमारे स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जब आप आए तो मिलिटेंसी का जो ग्राफ था वो काफ़ी पीक पे था और उस वक्त रेडिकलाइजेशन बहुत हाई थी और जो रिक्रूटमेंट थी मिलिटेंसी में वो भी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त जब आप बने तो क्या चैलेंजेस थे आपके सामने उस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज तो टेररिज्म ही था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में, साथ में रेडिकलाइजेशन और उसकी मैनिफेस्टेशन 2008 के एजिटेशन में भी बहुत खुल के सामने आई और 2010 की एजिटेशन में भी खुल के सामने आई। ये मेन चैलेंजेस थे और इसके साथ साथ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, हवाला रैकेट्स और जो NGOs का रोल, ये सब इम्पॉर्टेंट दायरे में आ रहे थे। लेकिन हमारी कोशिश यही रहा कि सबसे पहले टेररिज्म की फिगर्स को किस तरह से डाउन लाया जाए, उसके लिए सिक्योरिटी ग्रिड का कैसा इंतज़ाम किया जाए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें आर्मी ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और पुलिस मिलके काम करे और साथ साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे डिस्पोजल में थी उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें रहे। तो इसमें हमने बहुत बारीकी से काम किया और उसको लागू किया, जिसके नतीजे भी अच्छे आए फिर। जी सर, मैंने शुरुआत में कहा कि लोकल कैडर से जो है आप बने थे। लोकल जो परिस्थितियां थी, लोकल पॉलिटिकल एक तरह से एक प्रेशर होता है पुलिसिंग के ऊपर, वो भी आप उससे वाकिफ़ थे। क्या उन चीज़ों ने फ़ायदा दिया या वो नुकसान दिया उन्होंने ज़्यादा आपको? देखिए, जो पुलिसिंग इंडिया में है, हालांकि वो ज़ब्ते के तहत होती है, CRPC में बड़ा अच्छी तरह से दर्ज है कि पुलिस ने कैसे काम करना है, पेनल कोड है या बाकी जो लॉज हैं उनके तहत काम करना है। लेकिन एक बात जो सामने आई है कि जो पुलिस महकमा है वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंडर ही काम करता है अभी भी। इसलिए ये छोटे मोटे प्रेशर तो हमेशा आते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पुलिस को, मैं ये नहीं कहूँगा खाली J&K में, आपने देखा होगा खुल के महाराष्ट्र में कैसे आजकल सामने आ रहा है, या वेस्ट बंगाल में या बाकी स्टेट्स में भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे एक इम्पॉर्टेंट मसला उठा कि पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कैसे बाहर रखा जाए। लेकिन J&K में जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मुझे मैं ये इत्मीनान से कहूँगा कि हमें ख़ासतौर पर प्रोफेशनल काम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं आई। लेकिन पॉलिटिशियंस का अपना एक रोल होता है, उनके वोटर्स होते हैं, उनके मसले होते हैं, उनको एक तरफा एक पिक्चर दी जाती है किसी भी सिचुएशन की या किसी भी इंसिडेंट की, तो वो लोकल प्रेशर में कभी कभी पुलिस पे भी दबाव लाते हैं। तो ये ज़रूरी है हर एक पुलिस अफसर के लिए कि उस पिक्चर को डिस्टॉर्ट होने से बचाने के लिए सही पिक्चर जो पॉलिटिकल हमारे मास्टर्स है या पॉलिटिकल करता धरता है उनके सामने रखी जाए। लेकिन बेहतर यही होगा लॉन्ग रन में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशंस दी हैं पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, जिससे पुलिस, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके तहत पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि पुलिस का इंडिपेंडेंट होना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे पुलिस की जातियाँ कई बार नजर आती है डेमोक्रेटिक सेटअप में पुलिस शुड बी आंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जो पुलिस का सेटअप सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है वो एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, जिसमें पुलिस की जवाबदारी पब्लिक के सामने होगी, न कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के सामने। दो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का रोल रहेगा उसमें, लेकिन मोटे तौर पर पुलिस आम पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और उनकी जवाबदारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी वहीं पे होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस में जितनी जल्दी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाए उतना अच्छा है। सर, इसके साथ साथ जब आपका टेन्योर था, हमें याद है कि उस वक्त 2011-12 की बात की जाए तो वहाँ
काफ़ी जो ग्राफ है नीचे आ गया था, वो क्या वजूहत है उसके पीछे, कैसे आप ये पॉसिबल हो पाया? देखिए, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐसी लाई कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन था आर्मी के साथ, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, वो हम महीने में 2-3 बार मिलते रहते थे जी। और उसमें हम फील्ड लेवल ऑफिसर बुलाते थे, वहाँ से फीडबैक लेते थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स को उसके साथ मैच करके हम अपनी डिप्लॉयमेंट चेंज करते रहते थे, अपने ऑपरेशंस प्लान करते रहते थे। वो एक एस्पेक्ट था इसका। साथ साथ में कोऑर्डिनेशन के जरिए जो तालमेल बना फोर्सेस का, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने लगे और काफ़ी तादाद में टेररिज्म कंट्रोल में आया। बल्कि मैं ये कहूँगा बाय 2012 तक फिगर्स लोवेस्ट लेवल पे आई थी। हालांकि 2013 के बाद फिर बढ़ने लगी फिगर्स और 2017 तक लगातार बढ़ती गई। अब 2018 के बाद फिर से पिछले 3 साल से फिगर्स काफ़ी तेज़ी से कम आ रही हैं। और लेकिन अभी भी 2012 की फिगर्स जो है वो अभी तक लोवेस्ट है। और मुझे उम्मीद है जिस रफ्तार से ऑपरेशन चल रहे हैं, कल भी एक ऑपरेशन हुआ शोपियां और त्राल में, जिसमें 7 टेररिस्ट अनमुल गजवात हिंद के मारे गए। तो इस टाइप की ऑपरेशन अगर चालू रही तो टेररिज्म जल्द ही कंट्रोल में आएगा और लोगों को यहाँ पर राहत की चैन सांस मिलेगी और लोगों को एक आम जिंदगी बसर करने का फिर मौका मिलेगा। सर, ऑपरेशन ऑल आउट की जब शुरुआत हुई, एक तरह से क्रैकडाउन सा हो गया मिलिटेंसी के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान का रोल हमेशा से रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि रेडिकलाइजेशन करने में भी पाकिस्तान का हाथ रहा। लेकिन आप समझते हैं कि जो वो सिचुएशन थी, जो पत्थरबाजी की, क्या क्रैकडाउन ही एक यहाँ पे एक वाजिब हल था इस चीज़ का? मैं ये बताऊँगा, मेरे टाइम पे ख़ास तौर पर क्रैकडाउन्स नहीं हुए, क्योंकि हमने एक वजाहत ये भी देखी कि एलिनेशन भी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोगों को मिलिटेंसी की तरफ गुमराह करने में, जिसके नतीजे में फिर रिक्रूटमेंट भी होती थी, नए काडर शामिल होते थे, एक टेररिस्ट कमांडर मारा जाता था, दूसरा उसकी जगह तैयार होता था। तो हम चाहते थे कि ये एक अनएंडिंग चेन न बन जाए, एक विशेष सर्कल न बन जाए। उसलिए बड़ा ज़रूरी था कि लोकल एलिनेशन प्रॉब्लम जो है वो भी एड्रेस की जाए, रेडिकलेशन एड्रेस की जाए, और ख़ास तौर पे जो ऑपरेशंस के दौरान कोलेटरल डैमेज होती थी। हाँ, बिल्कुल। जैसे कई ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे टेररिस्ट के साथ सिविलियन भी मारे जाते थे, हमने ख़ास तौर पे अवॉइड किया। उसके नतीजे में लोगों का भी ऑपरेशन बढ़ने लगा। लेकिन जहाँ तक आपका ये स्पेसिफिक सवाल है क्रैकडाउन का, क्रैकडाउन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। और आजकल भी अगर आप देखेंगे, आजकल जो इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं ऑपरेशंस में, उस पर क्रैकडाउन कम देखा जा रहा है। हाँ, ज़रूर ये है कि जहाँ पे इनपुट आता है इंटेलिजेंस का, उस एरिया को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है। और कोऑर्डिनेट करके उसमें बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसको फिर कोऑर्डिनेट को कैसे टाइट किया जाए और फिर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, वो एक प्रोफेशनल काम है जिसको आजकल भी अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। और हमारे टाइम में भी इसी टाइप के जो ऑपरेशन किए गए उसके नतीजे में रिजल्ट्स अच्छे आए। और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो भी ऑपरेशन हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसमें इस टाइप का नहीं हुआ। बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस उन 3 गांवों को जहां के बारे में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, उनको घेरे में लेते, चाहे जितनी भी फोर्स चाहिए होती उसके लिए। 2000 लोग लेके गए थे, 2000 काफ़ी फोर्स होती है। और अगर और भी बढ़ाने की ज़रूरत थी, बढ़ाया जा सकता था। फोर्स की कोई कमी नहीं है इंडिया में, पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर बड़ी फ्रीली देती है हर एक स्टेट को। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के बजाय उस कोऑर्डिनेट को टाइट करके फिर स्पेसिफिक ऑपरेशन फिर लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है या जब टेररिस्ट वहाँ से या माओइस्ट इस केस में रिस्पॉन्ड करता, तो ये ऑपरेशन बहुत बड़ी ऑपरेशन होना था। लेकिन इस पर क्या हुआ, बजाय हमारे उनको एनसर्कल करने के, माओइस्ट कार्डर ने पुलिस को एनसर्कल किया। और मैं चाहता हूँ कि इसमें पुलिस में प्रोफेशनलिज्म लाना बड़ा ज़रूरी है ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। रिज़ल्ट के साथ साथ हमने 22 कीमती जाने ज़ाया की उसमें। सर, स्ट्रेटेजिकली तो आपने कहा कि वो जो एक प्लान होना चाहिए था वो नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी कमी थी वहाँ पे, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये बात तो अब लगभग बहुत जाहिर है कि जो इंटेलिजेंस वहाँ से आई थी, जो माओइस्ट कमांडर के बारे में थी, वो इंटेलिजेंस सही थी, लेकिन वो इंटेलिजेंस फीड की गई थी। वो एक ट्रैप डाला गया और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग उस इंटेलिजेंस पे मेरे ख्याल में ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए उस पर ऑपरेशन प्लान किया और वो ऑपरेशन भी ऐसे प्लान हुआ जिसका नतीजा ठीक नहीं निकला। हाँ,
कई बार होता है कि हमारी इंटेलिजेंस सही नहीं होती है, लेकिन उसमें हम ये एक प्रिकॉशन लेते हैं कि अगर इंटेलिजेंस गलत हो तो हमारा नुकसान ना हो उसमें। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर इसी इंटेलिजेंस में, अगर ये इंटेलिजेंस मान लीजिए उन्होंने ट्रैप प्लान किया, लेकिन अगर ऑपरेशन ऐसे प्लान किया जाता कि एक कॉर्डन ऑफ किया जाता इन 3 गांवों को और फिर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता, तो बेहतर रिजल्ट ये सिचुएशन नहीं होती, तो हम उनके ट्रैप में वॉक इन नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा सर। इसके साथ हम वापस जम्मू कश्मीर पे आएंगे। जम्मू कश्मीर में सर जिस तरह से गैजेट्स का इस्तेमाल पहले होता था, टेक्नोलॉजी जब आई तो उससे सहूलियत ज़्यादा मिली पुलिस को। आपको लगता है कि जो ये गैजेट्स हैं, चाहे वो ड्रोन से लोकेशन जो है उसको ज़ीरो इन करने में मदद मिली, क्या आपके वक्त में ये था और अब क्या बदलाव आ गया पुलिसिंग में? देखिए, मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारी जो मैक्सिमम ऑपरेशन होती थी वो या तो टेक्निकल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती थी या ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती थी जी। और हमारा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस, जो हमारी काफ़ी सेल्स बनी थी उसमें ख़ास तौर पे एक लड़के का नाम लेना चाहूँगा, अल्ताफ़ अहमद जी, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जिसने अपनी जान कौम के लिए फिर बाद में शहादत में दे दी। एक टेररिस्ट ऑपरेशन में उसकी जान चली गई। वो एक एस लड़का था जो टेक्निकल इंटेलिजेंस को बिल्कुल ज़ीरो इन करता था और उसके बाद इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद खुद भी एक डकॉय बन के कई बार जाता था, अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से सुपर इम्पोज करके फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आती हैं और उस इंटेलिजेंस को ट्रांसलेट फिर करते हैं ऑपरेशन में और एक प्रोफेशनल ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, ऑल सड एंड डन आर्मी एक प्रोफेशनल फोर्स है जी। उनके पास वेल ट्रेन्ड मैन पावर है, उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है, उनके पास बहुत मॉडर्न गैजेट्स भी हैं और वो जो एक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास अच्छा है। सो एक एसेंशियल जो एसेंशियल्स होते हैं किसी भी अच्छे ऑपरेशन के लिए उनके पास तमाम है। और ये जो हमने आर्मी और पुलिस की जो कॉम्बिनेशन रही, सपोर्टेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये एक बहुत ही बढ़िया और आइडियल मिक्स है जी, जिसके नतीजे में रिजल्ट्स अच्छे आने लगे वहाँ पे जी। और साथ साथ में लोकल पुलिस का जो एक फ्रंट लाइन रोल रहा, उसके नतीजे में लोकल एलिनेशन भी नहीं होने पाई। हाँ। ये ज़रूर है, कई बार जिसका जो मिलिटेंट मारा जाता है उसके जो रिश्तेदार होते हैं या सेपरेटिस्ट होते हैं वो बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाते हैं, लेकिन आम शहरी का यही आजकल तासुर है कि पुलिस जो फ्रंट लाइन रोल अदा कर रही है और आर्मी जो एक स्ट्राइकिंग फोर्स है, ये दोनों मिलकर जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं उसके नतीजे में ऑपरेशन अच्छे हो रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं और साथ साथ में सिविलियन पॉपुलेशन की एलिनेशन भी नहीं होती है। तो ये एक होना चाहिए। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये मोविस्ट जो प्रॉब्लम है सेंट्रल इंडिया में, खासतौर पे बस्तर वैली में, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन को लागू किया जाए जिसमें आर्मी और पुलिस फ्रंटल रोल अदा करे और पैरामिलिट्री फोर्स एक सपोर्टिंग रोल में रहे। जैसे कॉर्डन करना बड़े एरिया को, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए हमें काफ़ी तादाद में, लेकिन जो स्ट्राइकिंग ऑपरेशन है वो आर्मी और पुलिस का होना चाहिए। वो आर्मी और पुलिस का होना चाहिए, तभी इफेक्टिवनेस आ सकती है, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। सर, इन्फिल्ट्रेशन आपके वक्त में एक चैलेंज रहा है और वो आज भी है। इन्फिल्ट्रेशन के चैलेंज को किस तरह से मीट किया आपने उस वक्त, क्या कुछ कदम उठाए उस वक्त आपने? इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारा उतना प्रोएक्टिव रोल नहीं रहा है जी, जितना हम चाहेंगे एज ए प्रोफेशनल। मुझे पूरा क्लियर नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकता है नेबरली रिलेशंस की प्रॉब्लम्स हो, और हो सकता है कि कोई और इश्यूज हो इंटरनेशनली जिसकी वजह से वो प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले पाते इसमें। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसके नतीजे में हिंदुस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले से ज़बरदस्त एक्शन के खिलाफ होनी चाहिए थी जी। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का रोल रहा है अलकायदा को सपोर्ट करने में, तालिबान को सपोर्ट करने में, और जो उनको इंटरनेशनली वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान इंटरनेशनली, न सिर्फ हिंदुस्तान के अगेंस्ट बट यूरोप में भी या यूएस में भी, जहाँ जहाँ टेररिज्म इंसिडेंट्स नज़र में आए वहाँ पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ रहा है। तो इस माहौल में हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाजमी बनता है कि वो
पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एक्शन ले ले ताकि वो दोबारा हिम्मत न करे हिंदुस्तान की तरफ टेररिस्ट भेजने में। आपने बिल्कुल सर सही बात की कि जो पाकिस्तान है वो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है आतंकवाद का पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सर जब ये 370 एब्रोगेट हुआ और यूटी बन गया, क्या आपको लगता है कि एक तो पॉलिटिकल दबाव कुछ हद तक कम हुआ होगा और क्या बदलाव आए, क्योंकि पुलिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है हमें लगता है कि वो ज़्यादा हो चुका है अब। देखिए, इस टाइम तो यूनियन टेरिटरी है और जाहिर है कि पुलिस यूनियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे पोस्टेड है। हाँ, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि यूनिफाइड कंट्रोल है पुलिस पे। जब नॉर्मली पुलिस ऑपरेट करती है किसी भी स्टेट में और ख़ासतौर पर जे.एंड के जैसे टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है जी, फिर एमएचए का भी रोल रहता है जी। तो पुलिस को कई बार बड़ी बारीकी से चलना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पुलिस को इन प्रेशर से, इन छोटे मोटे टेंशन से इंसुलेट अगर किया जाए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी हमेशा। जैसे आपने देखा होगा 2019 में जब 370 हटाया गया और ये अंदेशा था और बिल्कुल जायज़ अंदेशा था कि लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, पुलिस के पास भी एक क्लियर कट चार्टर था कि हमने क्या करना है। हाँ, जी। और क्या नहीं करना है और एक्शन जो लेना है वो बिल्कुल क्लियर कट लेना है कि उसमें ये नहीं सोचना है कि क्या उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस कोई ऐसे तो नहीं होंगे जिसमें किसी पुलिस अफसर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या हमें पॉलिटिकली ये इस टाइप का एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अगर स्टेट में अलग होती, सेंटर में अलग होती तो उसके कोई एक जगह इफेक्ट तो नहीं आएगा, एक टाइप का इम्पैक्ट पड़ता, दूसरी जगह डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट पड़ता। तो इन प्रॉब्लम से पुलिस को बिल्कुल इंसुलेट रखा गया चूँकि वो सिचुएशन ही वैसी थी और पुलिस का जो रिस्पांस था वो भी एक आउटस्टैंडिंग रिस्पांस रहा और रिजल्ट भी अच्छा है। सर, इसके साथ साथ जानना चाहूँगा कि एनआईए का रोल जो है 2011 में हालांकि वो आई, लेकिन उसका रोल पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। एक तरह से सेपरेटिस्ट को क्रैकडाउन जो किया गया, आज वो सेपरेटिज्म दिखता नहीं है कहीं पे, पत्थरबाजी बंद हो गई और जो लोगों में एक तरह से एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है कि जो एनआईए है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है पुलिस से। तो ये आप मानते हैं इसको? देखिए, एनआईए का जो रोल है वो एक बड़ा अहम रोल है। मुझे याद है 2011 की जो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी थी उस टाइम, स्टेट्स में कुछ और पार्टीज थी और जो आजकल एनआईए को सपोर्ट करती है उन दिनों उस टाइम उस सीएम्स कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने उसका अपोज किया एनआईए का, लेकिन वो बहरहाल एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन प्रोफेशनली मैं ये कहूँगा कि एनआईए जैसी ऑर्गेनाइजेशन का होना हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, माइनॉरिटीज़ को उकसा रहा है और टेररिज्म फैला रहा है, हवाला का ट्रांजैक्शन करता है और दूसरी तरफ चाइना जो एक्सपेंसिव रोल पे है और लद्दाख या चाहे नॉर्थ ईस्ट में भी वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है या उनकी जो एम्बिशंस है वो साउथ चाइना सी की तरफ भी बढ़ रही है। तो इन हालात में ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करे और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिसको इंटरस्टेट बैरियर्स की वजह से प्रॉब्लम ना आए काम करने में। और एनआईए ऐसी है कि जैसे हवाला ट्रेडिंग होती है वो अक्रॉस द स्टेट्स, बल्कि अक्रॉस द स्टेट्स के अक्रॉस द कंट्रीज़ भी विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है, अपना काम कर सकती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने काम किया उनको कोई इस किस्म की डिफिकल्टी नहीं आई क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो केस भी खुद रजिस्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी खुद करते हैं जी। और अरेस्ट भी खुद करते हैं, इसलिए रिजल्ट भी जाहिर था कि अच्छे आए। और आपने देखा होगा हवाला पे क्रैकडाउन जो आया एनआईए के द्वारा वो पिछले 20-30 साल में नहीं आया जी, क्योंकि उसमें जे.एंड के पुलिस अगर किसी चीज़ को पकड़ती थी हवाला रैकेट में तो वो डेड एंड पे पहुंच जाती थी। क्योंकि जे.एंड के पुलिस अफसर को फिर जाना पड़ता था किसी और स्टेट में, वहाँ पे उसको मैं एडमिट करना चाहूँगा उतनी अच्छी कॉपरेशन नहीं मिलती थी उसको, उनकी अपनी प्रॉब्लम होती थी उस लोकल पुलिस की। उनके लिए जैसे कोई और स्टेट है जहाँ पे टेररिज्म नहीं था, उनके लिए टेररिज्म कोई दूर की बात होती थी, हमें क्या लेना देना इसके साथ, ये कर रही जे.एंड के पुलिस जरा अगर कोई टाइम मिले कोई इनको चाहिए कुछ तो सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी दे। तो ये फ्रंटल रोल जे.एंड के पुलिस का नहीं रहा था। सर, चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसमें क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ
आप सीवीसी भी रहे, विजिलेंस विभाग को भी देखा, लेकिन हमेशा ये कहा गया कि ये टूथलेस है, इसमें उतना इफेक्टिवनेस नहीं है। क्या आप मानते हैं ये इफेक्टिवनेस नहीं थी उस वक्त, क्या कारण थे उसके पीछे? देखिए, इस पॉइंट पे मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्यों? जी, जब सीवीसी का अपॉइंटमेंट हुआ और कमीशन लागू किया गया, ये पूरा मॉडल जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे बनाया गया और लोगों को भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और मुझे खासतौर पर पर्सनली बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। मैंने इससे पहले भी विजिलेंस में काम किया था और वैसे भी पब्लिक लाइफ में मैंने तो 43 साल दे दिए इसमें पुलिस और विजिलेंस को मिला के। और मुझे काफ़ी अनुभव था कि क्या क्या कहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शन में कहाँ पे हमारे लूप होल्स है, क्या कहाँ प्लग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हमने बड़ी संजीदगी से काम किया, हमारे 3 मेंबर थे, हमने अच्छे रिकमेंडेशंस बनाई। लेकिन वो रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेशन ही होती है जब तक रिकमेंडेशन मैंडेटरी ना हो। जी, बिल्कुल। या कोई ऐसी पाबंदी ना हो गवर्नमेंट के लिए कि वो रिकमेंडेशन को अगर रिजेक्ट करे तो रीजन दे दे। एक्ट में हालांकि कहीं मेंशन है कि रिकमेंडेशन को 30 दिन के अंदर करना चाहिए जी, तो लेकिन कभी नहीं किया गया। मैं ये कहूँगा मुख्तसरन तौर पे कि ये बॉडी बनाई गई ज़्यादा ये कहने के लिए कि हमने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक एडिशनल बॉडी बनाई, लेकिन जो कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस थी जिसमें हमने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, सिस्टमैटिक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जिससे खुद ब खुद करप्शन पे कंट्रोल लग जाए, अंकुश लग जाए। जैसे हमने कहा था ट्रेजरी खत्म की जाए जो एक बड़ा सोर्स है जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमने सोचा था कि इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने डिस्पाइट नोइंग इट दैट दीज आर वेरी गुड रिकमेंडेशंस, मेरे ख्याल में उनके चार्टर में नहीं था कि इसको या उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस रही या पॉलिटिकल कंपल्शंस हो। आपने देखा होगा J&K बैंक के केसेस जो आए अब सामने, बिल्कुल। तो ऐसी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ये चार्टर होगा कि उन्हें अपॉइंटमेंट्स खुद करनी है या जो भी करना है या इंटरफेरेंस करनी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे। फिर जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना उनके लिए खुद मुदाखलत उसमें करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और जब खुद मुदाखलत नहीं कर पाएंगे तो करप्शन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन अगर वो खुद मुदाखलत करेंगे करप्शन भी बढ़ता जाएगा, जो कि नतीजे में हुआ। और आजकल तो अब खैर कमीशन तो अब है ही नहीं। लेट्स होप जो अब एंटी करप्शन बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें एडिशनल स्टाफ दे रहे हैं, उसमें कॉम्पिटेंट अफसर भी लगाए हैं अब, तो हमें उम्मीद है कि एंटी करप्शन बॉडी और CBI जिनका जुरिडिक्शन अब सो मोटो है यहाँ पे मिल के इस मामले में अच्छा काम करेंगे और जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे, वो मदद वो दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो कुलदीप हुड्डा जो DGP साबिका DGP हैं जम्मू कश्मीर के और CVC भी रहे, इन्होंने बहुत बेबाकी से ये बात कही कि उस वक्त जिस तरह से पुलिस और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में एक कोऑर्डिनेशन था वही एक मेन कारण था कि उनको सफलता मिली। और 2012 में आप सब जानते हैं कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आ गया था और CVC ये रह चुके हैं और ये एडमिट करते हैं कि वाकई ही वो ताकत जो मिलनी चाहिए थी उस वक्त विजिलेंस विभाग को वो नहीं दी गई। अब इनको उम्मीद है कि जो नई एंटी करप्शन बॉडी बनी है वो अच्छा काम करेगी और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे उसको मुकम्मल किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।